नमस्कार, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं योर मनी, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम आपकी कमाई को बढ़ाने का प्रबंध करते हैं। एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस का शो जहां पर हम आपके पैसे को और पैसा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज भी यही सारी बातें करेंगे ताकि जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किसी तरह की प्लानिंग आप अच्छे से कर पाएं। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आपकी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, ये सारी बातें भी सिखाते हैं जो आप जानते हैं, तो आप अपने गोल्स को अच्छी तरह पूरा कर पाएं, यही हमारी कामना रहती है। और इसी के लिए हम रोज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। बहरहाल आपकी स्क्रीन के सामने जो तमाम एड्रेसेस और नंबर हैं वो आप अच्छी तरह पहचानते हैं और आप इनमें से किसी भी माध्यम का सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कीजिए। चाहे तो आप सीधे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 7045220000, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गया सवाल आप कैसे भेजें, और अब शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। आज हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो विकास पुरी साहब के साथ हम बातचीत करेंगे, आपके सवाल जो आपने भेजे हैं उस पर उनसे टिप्स लेंगे, उनसे सलाह लेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी चर्चा आज उससे पहले हम करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम निवेशन एक मुश्त कोई रकम, बड़ी रकम डालना चाहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या तरीके होते हैं और किस तरीके से उसे किया जाता है। राइट, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो यही कि क्या अंतर है कि जब, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो तो जाने ही इसलिए जाते हैं कि आप वहाँ SIPs करते हैं, तो क्या उसमें उसका बिल्कुल उलट, यानी कि लमसम पैसा डालना कुछ कायदे की चीज़ है, उसमें कुछ खास फायदा होने का रहता है, या फिर SIPs ही ज़्यादा बेटर है, या SIP से वो कैसे अलग है? धन्यवाद सर, आपने अपने शो पे बुलाने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट सिनेरियो को देख के थोड़ा सा उस तरीके से करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में बाजार एक अच्छा बुल रन दे दिया है और एक 19,000 के ऊपर का या 20,000 के बीच के आसपास का लेवल जो चल रहा है, तो यहाँ पे आप एक साथ लमसम हम जनरली रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, जब कोविड हुआ था और उसके बाद मार्च अप्रैल में जब बाजार बहुत गिर गया था और आपका निफ्टी 8,000 के आसपास के लेवल का आ गया था, तब जिनके पास लमसम अमाउंट था उनको डालना चाहिए था। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डलवाया भी था। बट आज की परिस्थिति को देखते हुए अगर लमसम आपके पास पड़ा है तो आप उसको लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स कैटेगरी होती है या आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, जो थोड़े से रिस्क फ्री कैटेगरी ऑफ फंड्स है विद हाई लिक्विडिटी, वहां पे डाल के फिर उसको आप STP करिए। तो जैसे आपने बोला सर कि SIP है, ये उसका एक दूसरा तरीका है कि आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर करिए फ्रॉम योर लिक्विड फंड टू द टारगेट फंड। सो मान लीजिए आपको इक्विटी फंड्स में जो एक्सपोजर लेना है, आप लिक्विड फंड्स में पार्क कर दीजिए लमसम पैसा और उसको STP करते जाइए। ये आज की परिस्थितियों के हिसाब से बोला है। और यदि बीच में कहीं, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि बाजार करेक्ट हो, लेकिन बाजार बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। किसी वजह से बाजार अगर मान लीजिए 5-7% या 10% गिर गया तो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स में आप लमसम कर सकते हैं। बट अगेन, आपका अगर टाइम होराइजन 6 महीने का या 1 साल का या 1.5 साल का है तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आपका टाइम होराइजन 3 साल या 5 साल या उससे अधिक का है तो आप लमसम कर सकते हैं। राइट, तो आप कह रहे हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से ये डिसीजन आपको लेने हैं। इन जनरल आप किसी लिक्विड फंड में पैसा पार्क कीजिए, उसके जरिए फिर STP से आप दूसरे फंड्स में डालिए। हाँ, बाजार बहुत गिर जाए तो आप इस तरह के कदम को उठा सकते हैं। तो सर, ये जो बाजार का गिरना है, यही कई बार समझ में नहीं आता कि भाई क्या ये जो गिरावट है ये और आगे जाएगी, या ये गिरावट है तो यहाँ, तो उसको कैसे समझे कि गिरावट के किस स्पेक्ट्रम बैंड में हमें डालना है या किस समय डालना है? क्या उसका कोई लॉजिक है, उसका कोई तरीका? देखिए, क्या अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे ना बाजार की पिछले 30-40 साल का, तो बाजार हमेशा ऊपर ही गए। लेकिन यदि आप छोटे अवधि देखेंगे उसमें बाजार की वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। अब यदि आप मेरे को आज ये बोलते हैं कि विकास हमारे पास 5 साल या 8 साल का टाइम होराइजन है, मैं पैसा लमसम में डाल दूं क्या, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ, बेझिझक डालिए। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि ये पैसे की मुझे जरूरत पड़ सकती है 1 साल में, 1.5 साल में या 2 साल में, तो फिर हम आपको यही बोलेंगे कि आप उसको लिक्विड फंड में डाल के स्टैगर्ड मैनर में डालिए। क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि जैसे आने वाली परिस्थितियों में यूक्रेन रशिया का क्या आउटकम होगा, या कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी, या US में कुछ नया प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब हमें अनसर्टिनिटी है, हमें शॉर्ट टर्म में नहीं मालूम है, तो उसमें आप लमसम मत करिए। हाँ, अगर आप हमें ये बोलते हैं कि हम 5 साल या 8 साल या 10 साल के लिए डालेंगे,
तो फिर आप बेझिझक अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो आपका रिस्क क्या है? रिस्क इज अ टाइम रिस्क। ये टाइम का ही सारा खेल है। यदि आपके पास समय नहीं है उतना इन्वेस्टमेंट के लिए तो लमसम ना करिए। यदि आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, आप एक यंग इन्वेस्टर हैं या आप इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा 8 साल 10 साल तक बने रह सकते हैं, तो आप लमसम आज भी डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपना पैसा लिक्विड फंड्स में डालिए। उसको 3 महीने या 6 महीने की अवधि में उसको आप एसटीपी करके निवेश करिए। राइट और अगर थोड़ा कुछ दर्शकों के लिए मैं पूछ लूं स्पेसिफिकली कि शॉर्ट टर्म में मुझे लमसम डालना हो तो क्या कोई टारगेटेड फंड्स रहते हैं उसके लिए? जी, अब कैसा है कि कुछ इन्वेस्टर हैं जो उनका पैसा उनके पास लमसम अमाउंट पड़ा है, जो उनको मालूम है कि 6 महीने में उनकी ज़रूरत आ जाएगी या 9 महीने में आ जाएगी या 1 साल में या 1.5 साल या 2 साल। तो इसमें आप अगर बहुत कम अवधि है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स रहते हैं या आर्बिट्राज फंड्स रहते हैं, उसमें डाल सकते हैं। हर एक एएमसी के पास ये कैटेगरी के फंड्स हैं। फिर यदि किसी का समय जो है 1 से 1.5 साल या 2 साल का है, तो इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी होती है या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं। और यदि किसी के पास में मान लीजिए 2 से 3 साल या 4 साल का होराइजन है, तो फिर आप थोड़ा सा एक्सपोजर बैलेंस एडवांटेज फंड्स में भी ले सकते हैं। इट्स अ बैलेंस कैटेगरी जो कि आपका डेट और इक्विटी में रीबैलेंसिंग करके फंड मैनेजर उसको रन करते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में भी ले सकते हैं, बट मैं ये क्वेश्चन दूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड यदि आपका 3 साल के ऊपर का होराइजन है तो लीजिए आप। उसके कम में फिर आपको आपने इक्विटी सेविंग्स फंड बोला या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स बोले या आर्बिट्राज फंड कैटेगरी बोला या शॉर्ट टर्म डेट फंड, वो फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए तो ये बात हो गई कि अगर आप लमसम या एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन से वो फंड्स हो सकते हैं जहां पर आपको अपने पैसे पार्क करने हैं। तो आई होप कि अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी जिस तरह से विकास जी ने डिटेल में इसे समझाया। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर पंकज कुमार साहब जुड़ गए हमारे साथ, पुणे से हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, क्या होगा आपका सवाल? नमस्ते सर। गुड नमस्ते। इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताएं। हाँ, मैंने ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो आपको शेयर किया है। इंडीड। तो जो फंड मैंने अभी मतलब चूज किए वो सही है या नहीं, और मुझे और नई एफडी चालू करनी है 3,000 रुपए की, तो कौन से फंड मेरे लिए अच्छा रहेगा? राइट तो देखिए अभी फिलहाल पंकज साहब जो हैं वो 7,000 रुपए की एसआईपी करते हैं हर महीने। फिलहाल जो पोर्टफोलियो वैल्यू बन गई 3 लाख रुपए की हो गई है। 20 साल में आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है और पोर्टफोलियो को रिव्यू आप करना चाहते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3,000 है, 7 में से मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2 और एबीएसएल स्मॉल कैप फंड में 2,000। और विकास जी ये 3,000 रुपए का एक और नया एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। तो पहले तो ये कि इनके जो 3 एसआईपीज हैं क्या ये प्रॉपर हैं, क्या ये सही हैं, और जो इनका लक्ष्य है उसके हिसाब से क्या काफी है, और जो चौथा एसआईपी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इन्हें कहां लगाना चाहिए? जी पंकज जी, आपने जो 3 फंड्स लिए हैं ये इस समय थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अगर आप इसका बीटा या आप इसको जो रिस्क पैरामीटर देखेंगे तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, बिकॉज आपके पास 2 स्मॉल कैप हैं और जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है वो भी, उसमें भी थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। सो बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो बन जाता है। हालांकि पिछले 1-2 साल में बाजार ने थोड़ा अच्छा रनअप दिया है तो फंड्स ने अच्छा किया है। तो मैं आपको यहाँ से ये सलाह दूंगा कि आप आदित्य बिरला का जो स्मॉल कैप है उसको आप बंद करके आदित्य बिरला का ही एक फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, आप उसमें शिफ्ट कर दीजिए। जो आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें बने रहिए, लेकिन फ्रेश मनी आप उसमें डाल दीजिए। यदि आप एक फंड और ऐड करना चाहते हैं तो आप आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड है या फिर आप पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड है, वो ऐड कर सकते हैं। चलिए तो ये सलाह हो गई यहाँ पर पंकज जी के लिए कि आपको क्या करना है। आपको 20 साल में 12% के रेट ऑफ रिटर्न से 1 करोड़ का जो कॉर्पस है, तो जैसा कह रहे हैं कि एग्रेसिव फंड है, वहाँ पे थोड़ा बदलाव करना है आपको। एबीएसएल स्मॉल कैप से एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी में आपको स्विच करना है। और ये सारी चीज़ें अगर आप जो सर सलाह दे रहे हैं विकास जी आप करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने टारगेट को ज़रूर हासिल करेंगे। तो बहुत शुभकामना हमारी तरफ से पंकज जी। चलिए अब हमारे जो अगले कॉलर है रणबीर दे साहब हैं और वो हैं कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पे। तो दे साहब बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं क्या सवाल पूछेंगे और कैसे हम आपकी मदद करें आज? गुड इवनिंग सर। मैं 5 सवाल भेजे हैं। एक्चुअली मैं पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में और माय करंट एज इज 33 और मैं अगले 20 साल तक टिल रिटायरमेंट के लिए मैं
इन्वेस्टमेंट रहना चाहता हूँ। तो मेरे 5 बेसिक सवाल हैं जो हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में, तो अभी जो भी नए फंड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल का अभी माइक्रो कैप इंडेक्स एक फंड आया है, तो मैं स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो क्या ये सही रहेगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करें और स्मॉल कैप कुछ एक्टिव फंड्स में भी इन्वेस्ट करें साइमल्टेनियसली? और मेरा दूसरा सवाल है कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि निफ्टी टोटल इंडेक्स फंड जो लार्ज मिड स्मॉल और माइक्रो कैप टोटल 750 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ऐसा एक फंड निकला है या कुछ है, तो क्या वहाँ पे अभी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा? मैं पिछले साल 2 साल से यूएस मार्केट में भी थोड़ा बहुत निवेश कर रहा हूँ टेक स्टॉक्स में, अमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में। तो क्या मुझे यूएस इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए या फैंग स्टॉक्स में ही मुझे कंसंट्रेट रहना चाहिए? ठीक है, चलिए बढ़िया आपका सवाल, इससे कई लोगों के लिए आसानी होगी, इसके जवाब से एक यूनिवर्सल जवाब इसका होगा। और जो मुझे लग रहा है विकास साहब की इसका जो पहला हिस्सा था सवाल का, जहां बहुत सारी फंड कैटेगरीज, आई थिंक सेबी वक्त वक्त पे कहता रहता है कि वो मतलब बहुत सारी जो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती है और अक्सर वो निवेशकों को कंफ्यूज करती है, और मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये केस उसका भी है। तो खैर आप सलाह देंगे कि आप रणवीर साहब को जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर हो, क्योंकि वो इतनी जगह पर सोच रहे हैं कि मैं निवेश कर दूं, शायद हो सकता है इसके कुछ भटकाव भी हों या इससे और उनका निवेश इधर उधर घुस जाए। क्या कहेंगे आप? रणवीर जी, आप एक टॉप डाउन अप्रोच लीजिए पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एज ए इन्वेस्टर अपने आप को डिफाइन करिए कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट हैं या कंजर्वेटिव हैं। सो यदि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है उसमें आप 20 to 25% स्मॉल कैप एक्सपोजर ले सकते हैं, यदि आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। यदि आप मॉडरेट इन्वेस्टर्स हैं, आप 10 से 15% का मिड कैप या माइक्रो कैप जो हमने बोला, आपने जो बोला फंड्स, उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। और यदि आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, आप बहुत हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो 5 to 10% के ऊपर मत जाइए। तो पहला आप ये अपना जो ब्रॉडर एक स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें आप डिफाइन करिए कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। अब आप आ जाइए आपके जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की आपने। सो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आप एक एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड ले सकते हैं। जैसे माइक्रो कैप अगर आपने बोला तो इंडेक्स फंड रूट से जाएंगे तो बेटर रहेगा, और स्मॉल कैप आप एक्टिव ले सकते हैं। बिकॉज अगर स्मॉल कैप फंड्स की आप बात करेंगे तो बहुत सारे जो फंड्स हैं, जैसे आदित्य बिरला का हो गया या कोटक का हो गया, HDFC, ICICI, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, SBI, सबके स्मॉल कैप फंड्स या निपॉन के, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सो आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन ये था कि अब जैसे हमने ये बोला कि आपके दोनों क्वेश्चंस जो थे कि माइक्रो कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स या एक्टिव स्मॉल कैप फंड, तो आप इसमें एक फंड जो माइक्रो कैप वाला है वो आप इंडेक्स रूट से जा सकते हैं और एक्टिव ले सकते हैं स्मॉल कैप। आपका जो तीसरा क्वेश्चन था कि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हम लोगों को बोलते हैं कि आप ओवरसीज एक्सपोजर लेना चाहते हैं, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा प्लेयर है इस मामले में, तो आप यूएस में एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट में एप्पल, गूगल, फेसबुक ये जो स्टॉक्स लिए हैं वो ले लीजिए, या जो आपका मेरे एसेट का फांग फंड है उसमें भी ये 4 या 5 फंड है, प्लस उसका ETF का भी एक्सपोजर रहता है। बट आपको मैं डायरेक्ट स्टॉक्स के बदले ETF रूट से जाने के लिए सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आपका वहां पे एक क्या है कि एक एक्सपर्टीज और एक फंड मैनेजर आपको मिलेगा, रादर 2 फंड मैनेजर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया से जो भी आपका नेस्डैक या फांग या जो फंड्स इन्वेस्ट होते हैं यूएस में, सो इंडियन फंड मैनेजर्स भी ट्रैक कर रहे होते हैं कि हमें किस तरीके के फंड में करना है, क्योंकि जनरली यहाँ से एक फीडर फंड होता है और वहां के एक प्रिंसिपल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, विच इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड। सो आपको एक इंडियन फंड मैनेजर की भी थोड़ी एक्सपर्टीज मिलती है, फिर आप ओवरसीज जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी भी एक्सपर्टीज मिलती है, प्लस आप इंडिविजुअली वो रिस्क नहीं ले रहे हो, आप एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। बिकॉज अगर मार्केट गिरती है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कोई दूसरे इन्वेस्टर अगर उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर को सप्लाई ऑफ मनी रहती है, तो वो एवरेज आउट कर सकता है आपके फंड को, तो विच विल इफेक्ट द NAV ऑफ द फंड। तो आप ओवरसीज एक्सपोजर, बट आई विल सजेस्ट दैट कि 5 to 7% से ज्यादा बाहर का एक्सपोजर ना लीजिए, बिकॉज अभी आज की परिस्थिति में, हालांकि पिछले 3-4 महीने में यूएस मार्केट्स ने थोड़ा रिकवर किया है, बट अभी भी परिस्थितियां जो है ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए 5 to 7% का एक्सपोजर आप स्टिल ले सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपको कोई अगर और प्रश्न हो तो प्लीज। हाँ, नहीं ऑलरेडी काफी लंबा और डिटेल्ड आंसर आपने दे दिया, और जैसा मैंने कहा था कि सवाल इन्होंने पूछे जरूर लेकिन दे साहब ने, लेकिन एक यूनिवर्सल आंसर हो गया जो काफी और दर्शकों के लिए भी काम का रहेगा, जिनके भी मन में फंड्स को लेकर इस तरह की दुविधा रहती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वैरायटी बहुत बड़ी है, स्कोप बहुत बड़ा है, हालांकि काफी सारा उसमें क्लोज डाउन भी किया गया है कि आप इतनी ज्यादा फंड्स की कैटेगरी को ना वो करें कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन बावजूद उसके अलग अलग जो कैटेगरीज रहती हैं उसमें भी दुविधा बनी रहती है कि कौन सी कैटेगरी हमें बेस्ट रिटर्न देगी या हमें किस कैटेगरी में जाना बेहतर होगा। लेकिन विकास जी ने बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीजें बताई। राइल, तो इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और रोचक सवाल जिसमें आपके लिए कुछ और अहम जानकारियां, बने रही है हमारे साथ। बैक आप देख रहे हैं योर मनी, और अब हम लेंगे कुछ और सवाल। विकासपुरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, वो देंगे आपके सवालों के जवाब। तो आर के तिवारी साहब हैं, नोएडा से फोन लाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज आप? जी नमस्कार। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू करीब 20 लाख से, इन अनदर 10 इयर्स मुझे चाहिए करीब 1 करोड़। अभी मेरी एज जो 50 इयर्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि अभी मेरा कोई लार्ज कैप में अभी कोई SIP नहीं है, तो जैसा अभी आप पोर्टफोलियो मेरा देख रहे होंगे, इसमें ऑल्दो लार्ज कैप का अराउंड 50%, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो हम देखें तो स्टॉक्स जो है 50% जो है लार्ज कैप का है। बट इंडिविजुअली कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मेरे पास नहीं है। तो क्या मुझे कोई लार्ज कैप ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर लेते हैं, आपके लक्ष्य के हिसाब से भी देख लेते हैं, लार्ज कैप वाला जो आपका सवाल है वो भी एड्रेस हो जाएगा। और सारा आपका पोर्टफोलियो इस समय स्क्रीन पर चल ही रहा है। तो यहाँ पर 20 लाख की उसकी वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है और 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। विकास जी, क्या सलाह होगी सर के लिए? तिवारी जी, आपका जो लमसम अमाउंट है अभी 20 लाख का, और जो आप SIP कर रहे हैं, इसमें अगर मैं 12% की रिटर्न से भी लेता हूं तो 1 करोड़ का कॉर्पस आपका इजीली बन जाएगा। और यदि मान लीजिए 15% के या 16% से ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रो किया तो आपका ये 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक भी पोर्टफोलियो बन सकता है। तो एज फार एज टारगेट इज कंसर्न, तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। आपका फंड सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं कोई चेंज रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें। आपने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपना पोर्टफोलियो किया है। बट यस, आपने जो एक क्वेश्चन किया कि अगर आपके ओवरऑल फंड्स का अगर आप देखेंगे एक्सपोजर, तो 50% लार्ज कैप में ऑलरेडी है। सो 50% अगर एक्सपोजर आपका लार्ज कैप में और 50 आपका वो है, तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो की तरफ आते हैं। यदि आप इसको कट डाउन करना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप एक इंडेक्स फंड लीजिए, क्योंकि आपका उसमें एक्सपेंस रेशियोज कम रहेंगी। तो आप एक निफ्टी 50 फंड ले लीजिए, चाहे वो ICICI का हो, SBI का हो या HDFC का हो। कोई एक निफ्टी 50 आप एक फंड ले लीजिए और उसमें आपका प्योर लार्ज कैप का एक्सपोजर हो जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट आपकी जो रेशियो है वो आप 65 to 70% तक लार्ज कैप की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगी। तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा, उसमें कोई चेंज मत करिए। चलिए तिवारी जी, तो बढ़िया है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ पर विकास जी सलाह दे रहे हैं बस उसको फॉलो कीजिए, और आपका तो लक्ष्य अभी आपके निवेश के हिसाब से पूरा हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर कोई आपके मन में दुविधा है तो जरूर हमें याद कीजिए, हम हाजिर होंगे आपके लिए। और वक्त हो गया कि विकास जी से पूछे कि आज वो हमारे दर्शकों के लिए उनकी तरफ से कौन से टॉप 4 फंड्स लेकर आए हैं। विपिन जी, आज की परिस्थिति में अगर किसी को नया स्टार्ट करना है तो मैं उनको एक आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, उसको आप ऐड करिए पोर्टफोलियो में। ICICI प्रू का मल्टी कैप फंड है, उसको आप ऐड करिए अपने पोर्टफोलियो में। एक इंडेक्स फंड बता रहा हूँ, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50, विच मीन्स के जो निफ्टी की 50 कंपनीज, उसके बाद वाली जो 50 कंपनीज होती है उसका वो एक बास्केट है और बहुत ही अच्छा फंड है, वो उसमें करिए। और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड कर दीजिए। सो एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक इंडेक्स फंड और एक आपका ब्रॉडली लार्ज कैप फंड जो फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है आदित्य बिरला का, वो कर लीजिए। बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बन गया आप जी। विकास जी बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये जो 4 फंड आप बता रहे हैं, जो जैसा आपने कहा कि जो नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार करेगा और आगे उनके निवेश को और बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और आप कार्यक्रम में शामिल हुए। तो दर्शकों से भी अब इजाजत लेते हैं। आपको पता है mf@moneycontrol.com पर आपको अपने सवाल भेजने, बाकी आप सारे डिटेल्स हमारे जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अपने पोर्टफोलियो पे, निवेश पे सलाह चाहते हैं, अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए कार्यक्रम योर मनी जो हम रोज लेकर हाजिर होते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए